हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पहले ही कंटिन्यू कर रखा है, दैट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, तो सबसे पहले हम फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लूइड कितने टाइप का होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, और फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बॉडी के अंदर। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस क्या होती है। बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है तो उसको हम बोलते होते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, और बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड एक्सेस हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। तो सबसे पहले फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो जाता है तो उसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। और क्यों कम होता है? अगर हम फ्लूइड इनटेक हमारा कम है तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। ये तीन तरह का होता है: आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन एंड द हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कब बोलेंगे? जब वाटर लॉस दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोलाइट लॉस, जितना वाटर लॉस हुआ है उतने ही बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। वाटर लॉस अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस कम है, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। और इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज्यादा है वाटर लॉस से, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। कॉजेज क्या है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जो होती है? दैट अकर ड्यू टू द इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड। हम फ्लूइड बहुत ही कम ले रहे हैं, एंड द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, या बॉडी से जो फ्लूइड का लॉस है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कब होगी? वाटर लॉस ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस कम है। कब होएगा? जब एक्सेसिव रेस्पिरेशन होती है, यानी कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें वाटर लॉस ज्यादा होता है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस कम होता है। इसके अलावा फीवर के अंदर या फिर हाइपर वेंटिलेशन की स्टेज होती है, तो वहां भी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होगी, वाटर लॉस ज्यादा होता है हाइपर वेंटिलेशन में। या फिर किडनी डिजीज है, पॉलीयूरिया हो रखा है, तो वहां पे भी वाटर लॉस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट लॉस। या फिर डायरिया हो रखा है, तो वहां भी इलेक्ट्रो जो वाटर लॉस है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस। तो जो डायरिया होता है दैट कॉल्ड द हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। उसके बाद हमारा आता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। जो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर लॉस। कोई भी क्रॉनिक इलनेस है उसकी वजह से हो सकता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। या फिर एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, हमने फ्लूइड बहुत ज्यादा दे दिया है, जो हाइपोटोनिक फ्लूइड है वो हमने ज्यादा दे दिया है आईवी फ्लूइड, उसकी वजह से भी हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाएगी। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लॉस है वो ज्यादा होएगा और वाटर है वो कम हो जाता है। क्रोनिक अगर माल न्यूट्रिशन है किसी को, तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लॉस होते हैं बॉडी के अंदर, तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन जो होती है वो भी हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कॉज करती होती है। उसके बाद इंटरवेंशन क्या है? अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो रखा है हमारी बॉडी में, तो हम क्या करेंगे? फ्लूइड की कमी हो रखी है तो क्या करेंगे? आईवी जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो स्टार्ट कर देंगे, आईवी फ्लूइड शुरू कर देंगे। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे पेशेंट को, हम क्या करेंगे? ओआरएस देंगे। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है वो हम पेशेंट को देंगे। आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को हम शुरू कर देंगे, और जो वाटर इनटेक है उसको हम बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा वाटर है वो पेशेंट को देंगे। तो इस तरह से इंटरवेंशन है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के लिए। उसके बाद हमारा आता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होती है उसको हम ओवर हाइड्रेशन भी बोलते हैं। फ्लूइड इनटेक इज मोर देन नीड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है? हमारा जो फ्लूइड है वो हम ज्यादा ले रहे हैं एज कंपेयर टू नीड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की नीड इतनी नहीं है और उससे ज्यादा हम फ्लूइड ले रहे हैं, तो उसको हम फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस बोलते हैं। यहाँ पे बॉडी की नीड पूरी नहीं हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा था? जितनी बॉडी की नीड है उतना फ्लूइड हम बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कह रहे थे। यहाँ पे बॉडी की नीड से ज्यादा फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस बोलेंगे। ये भी तीन टाइप की होती है: आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन एंड द हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन। आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन, जितना बॉडी के अंदर वाटर एक्स्ट्रा है उतने ही इलेक्ट्रोलाइट है, तो आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन है। हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन हम कब बोलेंगे? हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन में क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा है, वाटर कम है बॉडी के अंदर, मतलब वाटर इतना इकट्ठा नहीं हो रखा बॉडी के अंदर जितने की इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा है, वाटर भी है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है। हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन में वाटर ज्यादा है बॉडी के अंदर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट है वो कम है, तो हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन हम इसको बोलते हैं। आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन जो होती है वो क्या होती है, किस वजह से होती है? बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड जब हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाती है, दैट कॉज द आइसोटोनिक ओवरहाइड्रेशन। या फिर बॉडी के अंदर अडीमा,
हो जाता है। ओवर हाइड्रेशन की वजह से बॉडी में अडीमा होएगा और सर्कुलेटरी ओवरलोड होएगा। तो बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड ज्यादा हो गया है, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन हो गई है, तो इसकी वजह से सर्कुलेटरी ओवरलोड होएगा, यानी कि ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी और बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर टिश्यू के में आके कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अडीमा बोलते हैं। तो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन दैट कॉज द सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड द अडीमा। आफ्टर दैट हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन, ये बहुत ही रेयर होती है। हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन जो होती है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द वाटर। तो रेयर कंडीशन होती है। कब होगा, अगर एक्सेसिव सोडियम इनटेक है, हम सोडियम बहुत ज्यादा ले रहे हैं डाइट के अंदर, या एक्सेसिव सोडा बाइकार्ब हमने ले लिया है, या फिर कोई भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसका रैपिड इन्फ्यूजन पेशेंट को दे दिया गया है, तो उसकी वजह से हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन हो सकती है। हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन जो होगी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे और वाटर जो होगा बॉडी के अंदर ज्यादा कलेक्ट होगा, तो इसको हम वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कह सकते हैं। बॉडी के अंदर जब वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड वाटर इंटॉक्सिकेशन। अर्ली किडनी डिजीज में ऐसा होगा, अगर अर्ली किडनी डिजीज किसी को है तो वहां पे हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन हो सकती है, जो वाटर है वो बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाएगा ओलिगोयूरिया की वजह से, जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होगा। हार्ट फेलियर के केस में भी हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन होती है, वाटर है वो ज्यादा कलेक्ट हो जाता है, अडीमा हो जाता है। या फिर सिंड्रोम ऑफ एंटी इनएप्रोप्रिएट सिंड्रोम ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो एडीएच है उसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। एडीएच का हमने पढ़ा था कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, या ये क्या करता होता है, इट इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। तो वाटर को ज्यादा रीएब्जॉर्ब करेगा तो यूरिन के थ्रू जो वाटर है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा और बॉडी के अंदर ही कलेक्ट हो जाएगा। तो इनएप्रोप्रिएट सिंड्रोम ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन होगी। जो एडीएच है वो उसका सिक्रेशन ज्यादा है तो बॉडी के अंदर जो वाटर है वो ज्यादा कलेक्ट होगा। इरिगेशन ऑफ वूंड एंड द बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी की इरिगेशन कर रहे हैं हम बार बार, या वूंड की इरिगेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन होती है। जो फ्लूइड होता है वो बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट एंड द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। इसके बाद हम इनका करते हैं इनके बारे में कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स आती है जब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होता है। तो कौन कौन से सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगी, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद है असेसमेंट कैसे करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है तो किस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ से क्या फाइंडिंग्स आएंगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हो रखी है, पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, थ्रेडी पल्स होएगी यहाँ पे, और जो बीपी है वो डिक्रीज होएगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब कि एक ही पोजीशन में हम काफी टाइम से बैठे हुए हैं और एकदम से जब खड़े होकर चलते हैं तो उससे एकदम से बीपी लो होता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दैट अकर ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन। फ्लैट नेक वेन, जो नेक वेन है वो फ्लैट हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं। डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्स, जितनी भी पेरिफेरल पल्स है हमारी वो सारी की सारी वीक हो जाएगी। डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, अगर सीवीपी हम मॉनिटर करेंगे तो वो है कम आएगा अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। डिज्निया फील होएगा, अगर फ्लूइड कम हो रखा है बॉडी के अंदर तो जो सांस लेने में दिक्कत होएगी। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में डिक्रीज सीएनएस एक्टिविटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, पेशेंट लिथार्जिक फील करेगा, और अगर ज्यादा ही फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। स्केलेटल मसल्स है वो वीक हो जाएगी, पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। रीनल सिस्टम में अगर फ्लूइड कम है बॉडी के अंदर तो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अगर स्किन में देखें तो जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी और जो माउथ है वो ड्राई होएगा, माउथ का जो म्यूकोसा है वो ड्राई हो जाएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में अगर हम देखें तो जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की वो डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन होएगी, फ्लूइड कम है बॉडी के अंदर। थ्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, बार बार प्यास लगेगी, और जो बाउल साउंड है वो भी वीक होएगी, बाउल साउंड हमें कम सुनाई देगी। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, जो बीपी है वो बढ़ जाएगा, पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो नेक वेन है वो सारी की सारी डिस्टेंडेड हो जाएंगी,
और सेंट्रल वीनस प्रेशर है, सेंट्रल वेन के अंदर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज होगी। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट में भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, और जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है वहां पे भी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट डिज्निक फील करेगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रखी है तो। और अस्कल्टेट करके देखेंगे लंग्स के तो हमें क्रैकल सुनाई देंगे। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो जाएगी, पेशेंट को हेडेक फील होएगा, विजुअल डिस्टरबेंस होएगी साथ में। और रीनल सिस्टम में क्या होगा, यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, पॉलीयूरिया होएगा पेशेंट को। स्किन में देखें तो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो टिश्यू में आ जाएगा, दैट कॉज द एडिमा, जो स्किन है वो कूल फील होगी। जीआई में उल्टा होएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो मोटिलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो बाउल साउंड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो थ्रस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम प्यास लगेगी अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रखी है। तो दीज आर द असेसमेंट फाइंडिंग कि किस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है हमारा लैब फाइंडिंग्स। अगर हम लैब टेस्ट करवा के देखेंगे तो लैब टेस्ट के अंदर जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमने पढ़ी थी 275 टू 295 मिली ऑस्मोलर पर केजी होती है बॉडी वेट का। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सोडियम है उसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। जो हीमेटोक्रिट है वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इसका लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी लैब फाइंडिंग्स हैं। इसके अलावा जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये जो लैब फाइंडिंग्स हैं ये है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट की, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट है, तो दीज आर द लैब फाइंडिंग्स। अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में जो ऑस्मोलैरिटी है, यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो रही है ब्लड की, वहां पे ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, हिमेटोक्रिट कम हो जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम होएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की है वो इंक्रीज हो रखी है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट में, और एक्सेस है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये असेसमेंट फाइंडिंग्स हैं। लैब फाइंडिंग्स क्या क्या होगी अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट है और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है। इंटरवेंशन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट हो रखा है तो आईवी रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो पेशेंट को हम देंगे। इसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो पेशेंट को हम दे सकते हैं। पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल कितना है, पेशेंट का इनटेक और आउटपुट है वो मेंटेन करके रखेंगे। अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रखा है बॉडी के अंदर तो हम मॉनिटर करेंगे। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के अंदर हम पेशेंट को डायूरेटिक्स दे सकते हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी का वो बाहर निकल जाए। फ्लूइड इनटेक है वो कम कर देंगे, आईवी फ्लूइड है पेशेंट को बंद कर देंगे, आईवी फ्लूइड है वो नहीं देंगे। सोडियम कम देंगे पेशेंट को अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रखा है। और इसके अलावा इनटेक आउटपुट चार्ट है वो पेशेंट का मेंटेन करके रखेंगे, और साथ में लैब और जो इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू है वो बार बार हम चेक करेंगे, बार बार लैब वैल्यूज को देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट लेवल कितना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस है उनमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।